विद्यार्थियों, हम अभी तक पढ़ रहे हैं भारतीय संसद या संसद का गठन, जिसमें हमने भाग 1 और 2 में हमने इसके संगठन शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम ये बताएंगे कि राज्यसभा जो बनाई गई है, हमारा सदन है दूसरा, उसका आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वो क्या है। क्योंकि हमें समझना जरूरी कि जिस राज्यसभा की हमने स्थापना की है उसका औचित्य क्या है, उसका मूल्यांकन क्या है, और इसके साथ साथ हम इसकी आलोचना का भी वर्णन करेंगे। तो राज्यसभा की स्थिति प्रारंभ से ही पर्याप्त विवाद का विषय रही है। ये भारत के विषय में है, और यद्यपि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन एक दूसरा जो कुछ सदस्यों के द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक सदनात्मक व्यवस्था की स्थापना के प्रस्ताव भी लाए गए थे। संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य डॉक्टर अंबेडकर भी द्वितीय सदन के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे, और संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए इसे समाप्त कर देने की बात भी अंबेडकर साहब ने करी थी। राज्यसभा के प्रति की गई आलोचना का प्रमुख रूप से 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है। पहला है रचना संबंधी आलोचना और दूसरा है शक्ति संबंधी आलोचना। ये 2 है। हम इसको एक एक करके हम इसकी आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रचना संबंधी आलोचना यानी रचना की दृष्टि से राज्यसभा की बहुत अधिक आलोचना की जाती है, और इस प्रकार की आलोचना के कई आधार हैं। सबसे पहले जो कहा गया था, जिसको मैंने पॉइंट्स के रूप में डाला हुआ है, ए, ये कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन का गठन संघात्मक अर्थात राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिकी सीनेट या ऑस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दलगत आधार पर ही किया जाता है। गिरधारी लाल ने बड़ा सुंदर इसके शब्दों में वर्णन करते हुए कहा है कि यह राज्यसभा नहीं वरन राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की एक सभा है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरा, राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं, और इस बात का बहुत अधिक डर रहता है कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धन की शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाता है। व्यवहार में ऐसी कुछ घटनाएं प्रकाश में आई भी हैं, जो हमने इसके दूसरे पॉइंट्स के रूप में अध्ययन किया है। तीसरा पॉइंट इसका आता है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और मनोनयन की यह प्रणाली बड़ी अप्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चौथा, राज्यसभा के व्यवहार में राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरण ग्रहण के रूप में किया गया है। राज्यसभा में प्राय ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं या जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा अवकाश प्राप्त अयोग्य विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की जाती है या उसका साधन बना लिया जाता है। अब ये जो 2003 में राज्यसभा की रचना पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों के प्रसंग में इसकी आलोचना भी हुई, जिसमें एक प्रमुख आलोचना है कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों का सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है, अतः संविधान निर्माताओं ने विवेक पूर्वक विचार करने के उपरांत राज्यसभा की सदस्यता के लिए संबंधित राज्य का निवासी होने की शर्त लगाई थी, और संविधान के अनुसार इस प्रावधान को समाप्त करने के बजाय कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब शक्ति संबंधी आलोचनाएं राज्यसभा में क्या की गई हैं, इसके पहले हम एक दूसरी आलोचना
जो मैं आपको इंगित करती हूँ, दूसरी आलोचना के अनुसार खुला मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। नवीन व्यवस्था से राजनीतिक दलों को मनमाना आचरण करने की छूट मिल जाएगी। राज्यसभा के आगे हम जब इसका एक दूसरी आलोचना बड़ी प्रमुख आती है, इसका जो अध्ययन है हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। ये जो पहला पॉइंट है जिसका हमने विस्तार पूर्वक राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया था, जिसमें रचना संबंधी था, जिसके मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, और 2003 में जो राज्यसभा की पद्धति में परिवर्तन किए गए थे उसकी 2 आलोचनाओं के बारे में भी मैंने अध्ययन किया और बताया।